गुड आफ्टरनून क्लास। आगे के सारांश में जब दोनों बाप बेटों के मुंह से ऐसी आवाज़ सुनकर चश्मा हैरानी के साथ राम स्वरूप जो है सकपका जाते हैं, तो वो एकदम कहने लगते हैं कि पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी हो गई थी, यानी आंखों में कुछ तकलीफ़ थी, सो इसलिए इसको चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद तुरंत उनकी बातों को पकड़कर कहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, मैंने तो आपको बता ही दिया था ना। गोपाल प्रसाद, ठीक है, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, चाल में तो कोई खराबी नहीं है, चेहरे की छवि भी अच्छी है, कुछ गाना बजाना सीखा है? तो रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, सितार भी बजा लेती है और बाजा भी बजा लेती है। उमा सुनाओ एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है और मीरा भाई का एक मशहूर गीत, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये वाला गाना शुरू कर देती है। फिर स्वर से जाहिर होता है कि उसे गाने का भी अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता होती है। यहाँ तक गाते गाते इतनी तल्लीन हो जाती है कि उसका मस्तक ऊपर उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झेपती हुई आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ अनायास ही रुक जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटी, गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं, बहुत है, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा जो है वो सितार रखकर अंदर जाने के लिए होती है, तभी गोपाल प्रसाद बोलते हैं, ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, थोड़ा और बैठी रहो उमा। गोपाल प्रसाद, तुमने पेंटिंग वेंटिंग की है, यानी तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग आती है? उमा चुप रहती है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप जी कहते हैं, हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया कि हमारे कमरे में ये जो तस्वीर टंगी है कुत्ते वाली, ये इसी ने खींची है, यानी इसी ने बनाई है, और उन दीवारों पर भी जो तस्वीर लगी हैं वो भी इसी के द्वारा बनाई गई हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह आती है? तो फिर राम प्रसाद जी उसके बाद का जवाब देते हैं, कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी सारी कमीजें भी यही सिलती है। गोपाल प्रसाद, ठीक है बेटी, क्या तुमने अपने जीवन में कुछ इनाम विनाम जीते हैं? उमा तब भी चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे से खांसते हैं, लेकिन उमा उनकी बात को चुपचाप गर्दन झुकाए सुन रही होती है। गोपाल प्रसाद थोड़े अधीर हो जाते हैं और उनके तेवर देखकर राम प्रसाद थोड़े सकपका जाते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, उमा जवाब दो। उमा वो कहते हैं, जरा सा शर्माती है, इनाम तो इसने, इतना कहते हैं, लेकिन बीच में गोपाल प्रसाद अपनी रूखी आवाज़ में कहते हैं, भाई जरा इसको भी तो मुंह खोलना चाहिए, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो उमा हल्की सी लेकिन मजबूत आवाज़ में बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ें बिकती हैं तब क्या दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ पूछता है? सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो ठीक, वरना। इतनी बात सुनकर जो रामस्वरूप हैं वो चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा फिर बोलती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो सही। वो शंकर की ओर इशारा करती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती, क्या बेबस भेड़ बकरियों की तरह उन्हें समझा जाएगा जिन्हें कसाई अच्छी तरीके से देखभाल कर खरीदता है? गोपाल प्रसाद ताव में आ जाते हैं, कहते, बाबू राम प्रसाद, आपने तो मेरी बेइज्जती उतारने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया है लग रहा है। उमा कहती है, हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, और हमारी कोई बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। आप जरा अपने इन साहबजादे से भी तो कुछ पूछ लीजिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से किस तरीके से ये भगाए गए। शंकर, बाबूजी चलिए। उसकी इतनी बात सुनकर शंकर अपने पिताजी से वहाँ से चलने के लिए कह देता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? तुम क्या कॉलेज में पढ़ी हो? तो उमा कहती है, हाँ जी, मैं कॉलेज में ही पढ़ रही हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की है, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक करके मैं कायरता दिखाती हूँ। मुझे अपनी इज्जत, अपना मान, अपने पिता का ख्याल है। इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर उस हॉस्टल से भागे थे। रामस्वरूप कहते हैं, उमा उमा चुप रहो। गोपाल प्रसाद गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बस बहुत हो चुका। बाबू रामस्वरूप,
आपने मेरे साथ दगा किया है, धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास है, ओफो गजब हो जाता। झूठ का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आओ बेटे चलें, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उमा कहती, हाँ जी चले जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये ज़रूर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, अर्थात बैकबोन। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा था और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन था। दोनों की बेइज्जती हुई थी क्योंकि वो खुद तो पढ़े लिखे थे और अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे थे, लेकिन लड़की उन्हें बिना पढ़ी चाहिए थी। यानी कि समाज में कुछ दिखाने की और काम करने का कुछ और जज्बा था उनका। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबूराम प्रसाद कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं कि सारे किए कराए पर उमा ने पानी फेर दिया। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा जो है घबराहट की हालत में अंदर से आती है जल्दी जल्दी और उमा से पूछती है, बेटा क्यों रो रहे हो? यह सुनकर बाबूराम स्वरूप खड़े हो जाते हैं, उमा के सिर पर हाथ रखते हैं। इतने में रतन आ जाता है और रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। इतना कहने के साथ ही सब रतन की ओर देखते हैं और इस कहानी का पर्दा गिर जाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है इसका कि बैकबोन यानी कि इंसान की रीढ़ की हड्डी, जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारे पूरे शरीर को एक स्तंभ प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो चरित्र होता है हमारा वो भी हमें एक स्तंभ प्रदान करता है। तो जिसका चरित्र नहीं होता, यानी जो अच्छे चरित्र का नहीं होता, यानी वो बैकबोन है, यानी कि वो रीढ़ की हड्डी से विहीन है, उसकी रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। यहाँ पर ये सूचित किया है। तो एक पढ़ी लिखी लड़की को समाज में अनपढ़ दिखाते हुए उसका विवाह तय करने में, अगर वो पढ़ी लिखी हो तो विवाह तय करने में उसकी कितनी परेशानियां आती हैं, इन सारी परेशानियों से जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने यहाँ पर हमें रूबरू कराया है। और इस कहानी का मुझे जो अंत है वो बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई लड़की अगर पढ़ी लिखी है और नहीं है, अपने विषय में लड़कियों को अपने विषय में उन्हें यह अधिकार है अपने निर्णय लेने का। जिस प्रकार से उमा ने साहस करके ये निर्णय लिया, बोलने का निर्णय लिया और उनको हकीकत से परिचय कराया। बच्चों, इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजूंगी लिखकर, आप उनको अपनी सेकंड की कॉपी पर अच्छे से उतारिएगा। धन्यवाद।